तसर सूत कताई का काम पहले बुनकर अपने घरों में पारंपरिक रूप से किया करते थे, लेकिन हाल के दिनों में प्रदान संस्था की पहल के बाद महिलाओं द्वारा सूत काटने का काम बुनकर के घरों से अलग हटकर शुरू किया गया। इस भाग में हम कोकून से धागा निकालने की उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में रूबरू होंगे जिसे आप अभी तक नहीं जानते। घर का सारा काम खत्म कर रानू दीदी गांव में बने कताई सेंटर में धागा निकालने में जुटी हैं। कोकून से दो तरह का धागा बनाया जाता है, एक पतला और सामान मोटाई वाला धागा जिसे रिल्ड धागा या खेवा धागा बोलते हैं, जो गोटा और मोटे परत वाले कोकून से बनता है। वहीं दूसरा असमान मोटाई वाला धागा होता है जिसे स्पन धागा या कटिया धागा बोलते हैं, जो पतले परत वाले कोकून या छेद वाले कोकून से बनाया जाता है। खेवा धागा सबसे अच्छा और महंगा धागा होता है। तसर कोकून का उत्पादन व्यावसायिक पैमाना पर साल में एक बार ही होता है, इसीलिए इसे खरीदने के बाद साल भर गोदाम में रखना पड़ता है, जिससे कोकून को सुरक्षित रखा जा सके और महिलाओं को सालों भर धागा निकालने के लिए ये मिलता रहे। ये कोकून गोदाम है जहां किसानों से कोकून खरीदने के बाद भंडारण किया जाता है। भंडारण से पहले कोकून के अंदर के प्योपा को गर्म हवा में मारा जाता है। हम लोग का कोऑपरेटिव जो है वो उनका एक स्टाइफलिंग चैम्बर है, जिसमें वो कोकून के अंदर में जो प्यूपा रहता है वो प्यूपा को मारा जाता है ताकि उसको लंबे समय के लिए रखा जा सके। एक बार में 12,500 कोकून आपका स्टाइफलिंग हो जाता है। पूरा चैम्बर को जितना कोकून भरे उसको स्टाइफलिंग करने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक 4 से 4.5 घंटा समय लगता है, जिसमें हमको गरम करके ये लकड़ी जला करके मोटा मोटी 100 डिग्री से 120 डिग्री तक कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आग को घटा दिया जाता है ताकि अंदर से तापमान घट जाएगा और तापमान घटने से फिर ट्रे को बाहर निकाल दिया जाता है। कोकून को स्टाइफलिंग से निकालने के बाद सुखा दिया जाता है ताकि इसे लंबे समय तक गोदाम में रखा जा सके। कोकून को फिर से आकार और गठन के हिसाब से छांटकर अलग अलग बोरा में रखा जाता है और हर बोरे पर कोकून की संख्या, प्रकार और दर लिखा होता है ताकि रीलर कोकून खरीदने के समय अपने पसंद का कोकून खरीद सकता है। कोकून को गोदाम में रखने के समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है ताकि कोकून की गुणवत्ता खराब नहीं हो। कोकून को सुखाने के बाद जालीदार बोरा में रखना जरूरी है ताकि इससे गैस बनकर निकलने वाली नमी बोरा के छेदों से बाहर निकल सके। बोरों को लोहे से बने रैक में रखना चाहिए ताकि चारों तरफ से उसमें हवा जा सके और उस पर फफूंदी ना लगे। कोकून को चूहों से सुरक्षित रखने के लिए खिड़की में जाली लगाना चाहिए तथा समय समय पर चूहों को मारने का उपाय भी करना चाहिए। साथ ही गोदाम में दीमक का उपचार भी करना चाहिए। इसके विपरीत कटिया धागा बनाने वाले कोशा को सिर्फ धूप में सुखाकर जालीदार बोरा में रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर का कीड़ा तितली बनकर पहले ही निकल गया है। स्पिनिंग तसर सूत कताई यानी चरखों से धागे निकालने की प्रक्रिया, जिसे गांव की महिलाएं बड़ी आसानी से करती हैं। ये मशीन बहुत ही साधारण होती है जिसे कोई भी चला सकता है। सबसे पहले कोकून का डंठल काटकर उसके कठोरता और आकार के हिसाब से छांटा जाता है। फिर एक बर्तन की सतह में पुआल रखकर 3 लीटर पानी डालते हैं। उसके बाद 100 कोकून को उसमें डालकर 50 ग्राम कपड़ा धोने वाला सोडा डालते हैं।
और उसके ऊपर एक जूट का बोरा या कोई मोटा कपड़ा डालकर ढक देते हैं तथा ऊपर से एक पत्थर या लकड़ी से दबा देते हैं। तो ये पत्थर क्यों डाल रहे हैं? इसे दबने से अच्छा सीजेगा, इधर उधर सुतर नहीं होता। आधे घंटे में कोकून उबलकर धागा निकालने लायक तैयार हो जाता है। कोकून के उबल जाने के बाद स्पिनिंग धागा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई एक दिन में 4 से 5 घंटे काम करे तो 150 से 200 कोकून का धागा निकाला जा सकता है। इसमें डीफ्लोशिंग करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसमें अवशिष्ट या गुदड़ बहुत कम निकलता है। स्पिनिंग धागा कताई के समय इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि बोबिन में धागा भर जाने के बाद उसे स्पिंडल से निकालकर दूसरे बोबिन में लगा दिया जाए, क्योंकि एक बोबिन में सिर्फ 2000 से 2500 मीटर धागा लपेटा जा सकता है। बोबिन से लच्छी बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के बने परेता के माध्यम से धागा को निकाला जाता है। परेता का घेराव 1 मीटर का होता है और 100 बार घेरने के बाद एक गुच्छा बांधा जाता है। इस तरह 5 गुच्छे को मिलाकर एक बार बांधा जाता है, जिसमें 500 मीटर धागा रहता है, जिसे एक लच्छी बोला जाता है। बोबिन से सारा धागा परेता में आ जाने के बाद उसे धागा सहित धूप में सुखा दिया जाता है और सूखने के बाद परेता से धागा निकालकर लच्छी बनाया जाता है। लच्छी बनाने से धागा का पाक बरकरार रहता है और धागा आपस में नहीं उलझता है। आमतौर पर स्पिनिंग धागा वाला एक लच्छी का वजन 15 से 18 ग्राम होता है, जो 500 मीटर का होता है। धागा ग्रेडिंग का काम महीना में एक बार ग्रेडर के द्वारा किया जाता है, जो एक स्वतंत्र आदमी होता है। ग्रेडिंग स्पिनर के गांव में ही सभी के सामने होता है और ग्रेडर ये भी बताता है कि आपका धागा ए और बी ग्रेड में क्यों गया। तो इसमें ये आपका इतना सा बी निकल रहा है दीदी, ठीक है, ये आपका ए निकल रहा है, ठीक है। अब ये आपका बी जो निकल रहा है इसमें पाक कम है, ये रून छोड़ रहा है, ठीक है, इसी वजह से ये आपका बी निकल रहा है, ठीक है। इसका वजन में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। ये 22 ग्राम का है, ठीक है। इसको जब वजन करेंगे हम तो ये 15 से 20 ग्राम के अंदर आएगा, 16 ग्राम का है। इसी वजह से ये आपका ए आया, ये आपका बी आया। जब हम इसको पानी में डालेंगे, ये जो रून दिख रहा है तो एक दूसरे को पकड़ लेगा ये धागा, ठीक है। सब जब सट जाएगा तो ये गुट्ठा टाइप का बन जाएगा, जो कि बीभर को चलाने में फिराने में बहुत दिक्कत आएगी। और इसमें पाक है, इसमें गुट्ठा नहीं आएगा वो, ठीक है। ये सही से चलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी चलाने में। और डाई होने के बाद जो है ये चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये इसको जब हम डाई करेंगे, इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इजी वे में चलेगा। इसलिए ये आपका बी आ गया, ये आपका ए आया। रीलिंग कसर सूत कताई स्पिनिंग सूत कताई से पूरी तरह अलग होता है, जिसमें धागा को मशीन द्वारा निकाला जाता है। इस मशीन से बने धागे की बाजार में अच्छी मांग है, इसीलिए प्रदान संस्था इसी मशीन के माध्यम से धागा बनाने के लिए कातिनों को प्रेरित करती रहती है। ये मशीन पैरों से और बिजली दोनों उपाय से चल सकती है। रीलिंग कोकून को पकाने से पहले इसकी छटाई, आकार, रंग और कड़ापन को देखकर 3 ग्रेडों में बांटा जाता है और एक सामान वाले कोकून को एक साथ उबाला जाता है। उधर ये गिरेट भी है, बी गिरेट, ये वाला है सी गिरेट, वो वाला कड़ा है, ये वाला थोड़ा सा नरम है, ये बहुत नरम है। उबालने से पहले कोशा के डंठल को काटकर हटा दिया जाता है, जिससे उबाल होने के बाद जब वो नरम हो जाता है
तो धागा उलझने या कोकून में छेद होने का डर खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में कोकून को उबालने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। 20 लीटर का एक बेलनाकार बर्तन या कुकर, गैस चूल्हा या लकड़ी का चूल्हा, 15 लीटर पानी, साबुन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहले डंठल कटे 500 कोकून को मच्छरदानी के कपड़े में डालकर पोटली बना देते हैं और 20 लीटर वाले कुकर में 15 लीटर पानी लेकर प्रति लीटर पानी में 10 से 15 मिलीलीटर के हिसाब से हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं। वहीं प्रति लीटर पानी में 15 ग्राम सनलाइट साबुन डालकर उबालने के लिए गैस चूल्हा में चढ़ाते हैं। अब पोटली को पत्थर से दबाकर बर्तन को ढक देते हैं। वैसे तो कोकून को उबलने में 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन ज्यादा ठोस होने पर 15 मिनट से ज्यादा समय भी लग सकता है। कोकून अच्छे से पका है या नहीं, ये छूकर पता किया जाता है। अच्छे से कोकून को पक जाने के बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं साबुन वाले उसी घोल को कुकर में डालकर भाप देने के लिए चढ़ाते हैं। इस दौरान कुछ बातों का ध्यान देते हैं, जैसे कुकर की पेंदा में जालीदार स्टैंड या पत्थर डालना जरूरी है ताकि कोकून का पोटली कुकर में सटे नहीं। कुकर में पानी इतना ही डालना है कि कोकून के पोटली को पानी छुए नहीं। अब इसे 10 से 15 मिनट तक चूल्हा पर रखते हैं या 2 सीटी मारने पर बंद कर देते हैं। ऐसा करने से साबुन और पेरोक्साइड कोकून के अंदर तक जाकर सभी रेशों को ढीला कर देता है और आसानी से रेशम के धागे को कोकून से निकाला जा सकता है। तसर कोकून को पकाने के समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बहुत ज्वलनशील होने के कारण कोकून पकाते समय साबुन पानी उबलने के बाद बर्तन को चूल्हे से हटा देना चाहिए। एक दिन में कतिनों द्वारा जितनी कोकून की मांग की गई हो उतना ही कोकून को उबालना चाहिए। कोकून का पोटली बनाते समय उसे हल्का ढीला कर बांधना चाहिए ताकि सारे कोकून अच्छी तरह से पानी के अंदर डूब सके। जब प्रेशर कुकर के भीतर का दबाव कम हो जाए तभी कोकून को बाहर निकालना चाहिए। कोकून को उबाला जा चुका है। अब इसे सभी दीदी को धागा निकालने के लिए दिया जाना है। उससे पहले उर्मिला दीदी, जो इस महिला कटिंग सेंटर की देखरेख करती हैं, वे सभी दीदी को कितना कोकून देना है उसका हिसाब अपने कॉपी में लिख कर रखती हैं। जैसे हम एक हाथ में 3 गोटी पकड़ते हैं और एक हाथ में 2 गोटी, इससे हम लोग का ये होता है गिनती करने में सुविधा होता है। जैसे हमको गड़बड़ाते नहीं, जैसे एक में 3 पकड़े में 2, इसको दिए तो एक बार में 5 दिए, तो ऐसे करके गिनती करते हैं। जैसे ये बहुत उबाल हो गया, बहुत ज़्यादा, ये इसके वजह से इसका मुंह फट गया, इससे धागा अब नहीं निकलेगा तो खाली गुदड़े निकलेगा। इससे मतलब एक धागा मशीन में लगाने जैसा निकलवे ही नहीं करेगा। जैसे इसका ये मुंह बन गया है ये का, इसका डंटी अलग हो गया, डंटी उसका अलग नहीं होना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। रीलिंग शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे मशीन को कपड़े से पोंछना चाहिए एवं मशीन के आसपास की जगह को भी साफ करना चाहिए। मशीन के चालू पुर्जों जैसे कि बेयरिंग, रिंग ट्रैवलर में मशीन तेल देना चाहिए और मशीन में लगी रबड़ बेल्ट को सही मात्रा में टाइट करना चाहिए। क्रोइसर पुल्ली एवं रोलर पे लिपटे रेशम धागे को साफ करना चाहिए। कोकून ट्रे के ऊपर काला कॉटन कपड़ा को गीला करके बिछाना चाहिए और ट्रे के दोनों तरफ 2 थैली टांगना चाहिए, एक पकाए हुए कोकून के लिए और दूसरा अपशिष्ट के लिए। शुरुआत में कम से कम 50 कोकून का छोर निकाल कर रखना चाहिए ताकि धागा टूटने पर
बगैर मशीन बंद किए कोकून को जोड़ा जा सके। और ध्यान रहे कि धागा की मोटाई को बरकरार रखने के लिए एक साथ में 8 से 10 कोकून के छोरों को मिलाकर धागा बनाना चाहिए। अब दीदी सबसे पहले सावधानी पूर्वक कोकून की ऊपरी परत को हटाकर एक धागा के छोर को निकालती है और कोशिश ये रहती है कि कम से कम सिल्क बर्बाद हो और छोर मिल जाए। इससे कतिन को कम घाटा लगने की संभावना रहती है। इस प्रक्रिया को डीप फ्लोशिंग कहते हैं। इसको साफ करने के लिए निकालते हैं। ये साफ होगा तब एक धागा निकलेगा। जैसे ई गोटी छिला गया ना भैया, ये बहुत बढ़िया से छिला गया। अब इसमें ई नहीं निकलेगा, गुदड़ निकलेगा, एक तरह का चलेगा। कोकून से धागा निकालने के लिए एक छोर मिल चुका है। अब 8 कोकून की छोरों को एक साथ मिलाकर रीलिंग मशीन के थ्रेड गाइड से पार कर क्रेजर पुले के माध्यम से रोलर के ऊपर से लेते हुए रिंग ट्रैवलर से पार करते हुए स्पिंडल के ऊपर लगी बोबिन पर लपेटा जाता है। यहाँ बढ़िया से फंसना चाहिए। अगर नहीं फंसेगा तो ये सूता लिपटाएगा नहीं। अरे उनको इसमें पानी मारना पड़ता है। पानी मारेंगे तो इस भींगा हुआ रहेगा तो धागा टूटेगा नहीं। अब मशीन को चालू किया जाता है। इससे स्पिंडल घूमता है और वो एक तरह का घिंचाव तैयार करती है, जिससे एक छोर पर अपने आप तसर का धागा अलग अलग कोकून से निकलता जाता है और दूसरी छोर पर एक ट्विस्टेड धागा बोबिन में लपेटता जाता है। इस पूरी खिंचाव की प्रक्रिया में मशीन में लगा रोलर एवं रिंग ट्रैवलर धागा में ऐंठन तैयार करने में मदद करता है। मशीन चलाते समय कुछ और बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे बीच बीच में क्रोइसर पुल्ली, रोलर तथा ड्रम में लपेटती रेशम धागा को साफ करते रहना चाहिए और कोकून तथा धागा को सूखने से बचाते रहने के लिए पानी का फुहारा मारते रहना चाहिए। धागा निकलते समय ट्रैवलर ठीक से घूम रहा है कि नहीं, इसे कतिन को हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। कोकून से धागा निकलते समय टूट जाने पर उसे पुनः जोड़ना चाहिए। कतिन को इस बात का ध्यान देना भी जरूरी है कि एक दिन के उबाले गए सारे कोकून से धागा निकाल लेना है, वरना धागा का रंग अलग अलग हो जाता है। अब समय है बोबिन से धागा निकालने का। इस प्रक्रिया को री-रीलिंग कहा जाता है, जिसमें बोबिन में लपेटे धागे को इस मशीन के सहारे एक लकड़ी के बने 1.5 मीटर घेराव वाली ड्रम के ऊपर लपेटा जाता है। अब दीदी बोबिन से धागा निकालने में लगी हैं। री-रीलिंग मशीन को घुमाते हुए उसे ड्रम में लपेटा जा रहा है, जिसे एक एक लच्छी बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 3000 मीटर धागा रहता है और वजन 20 से 25 ग्राम के लगभग होता है। री-रीलिंग के समय धागे की जोड़ को सुधार करते हैं। अगर धागा कहीं पतला दिखता है तो उसे काट कर निकाल देते हैं और फिर जोड़ देते हैं। कहीं गूदड़ फंस गया है तो उसे भी निकाल देते हैं। यानी रीलिंग के समय जो भी गलतियां हुई हैं, री-रीलिंग के समय सुधारा जा सकता है। धागा को ड्रम के साथ धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और धागा के पूरी तरह सूख जाने के बाद ड्रम से निकालकर लच्छी बनाते हैं। री-रीलिंग ड्रम से अलग अलग बोबिन से निकले धागा को पैर की अंगूठे से मोड़कर लच्छी बनाया जाता है, ताकि धागा ना उलझे और आसानी से निकाला जा सके। अब समय है धागा का ग्रेडिंग करने का, जिसमें धागा को ए और बी 2 ग्रेड में बांटा जाता है। ये सर ए ग्रेड धागा है, ठीक है। इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, इसमें शाइनिंग है। और ये बी ग्रेड धागा है, इसका फिनिशिंग कुछ कुछ सही है, लेकिन इसका लच्छी बहुत पतला है। लच्छी पतला होने की वजह से ये बी ग्रेड में आता है।
1 ग्रेड धागा का जो स्टैंडर्ड वेट है, 1 ग्रेड धागा जो स्टैंडर्ड वेट है 20 से 25 ग्राम होना चाहिए। और 1 ग्रेड धागा का रेट और बी ग्रेड धागा का रेट में 400 रुपये का अंतर पड़ता है। और जहाँ 1 ग्रेड धागा 4200 रुपये kg है तो बी ग्रेड धागा 400 रुपये कम होगा, यानी 3800 रुपये पर kg आएगा, जो कि हमारे मार्केट में ज़्यादा A ग्रेड का डिमांड है, क्योंकि A ग्रेड में सब कुछ अच्छा रहता है, इक्वल टाइप का रहता है, एक साइज का रहता है, एक लेंथ रहता है, 1 मीटर रहता है, कि जब इसको हम खोलेंगे तो ये उलझा उलझा निकलेगा। ये दिख रहा है सर आपको, ये धागा निकला हुआ है, इसमें फुटकी है, इसको खोल कर दिखाते हैं आपको हम। इसमें धागा इक्वल नहीं है, सब सेट किया हुआ है, इक्वल नहीं है धागा। कोई धागा यहाँ फट रहा है, कोई धागा इधर लटक रहा है। और जब हम इसको खोल के चलाते हैं तो ये धागा सिमिलर आएगा, सब एक ही तरह का धागा आएगा, कहीं पे कोई धागा नहीं निकला हुआ है इसमें। कहीं पे दिख रहा है सर आपको कोई धागा फालतू एक्स्ट्रा या कहीं पे कोई रून वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। ग्रेडिंग धागा के आधार पर ग्रेडर मास्टर रोल बनाता है, जिसमें धागा बनाने में कितना कोकून लगा, कोकून पकाने का खर्च और सेंटर मैनेजर का खर्च काटकर भुगतान का रकम निकाला जाता है और ग्रेडिंग धागा को 1-1 किलोग्राम करके प्लास्टिक की थैली में रखा जाता है ताकि धागा को नमी और कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके। इस प्रकार तसर सिल्क का धागा कपड़ा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। यही है तसर का सफर। हमने आपको तसर कोशा उत्पादन से लेकर इससे धागा निकालने की उन सारी तकनीकों के बारे में बताया जिसे अभी तक आप नहीं जानते थे। इसकी हर एक प्रक्रिया में आर्थिक कमाई का स्रोत है। अब आपको तय करना है कि कौन सी प्रक्रिया को आप अपनाते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़े और देश को गुणवत्ता युक्त तसर मिले।